हार्ट अटैक, फालिज और कोरोना वायरस का भी मुकाबला किया। कई बार जेल भी जाना पड़ा, मगर हौसला कभी कम ना हुआ। मिलिए कराची के सईद उस्मानी साहब से, जिन्होंने 79 साल उम्र में पीएचडी करके नौजवानों के लिए मिसाल कायम कर दी। क्या है इसके पीछे, राज क्या है? मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, सिवाय इसके कि मुझे मुश्किलात HEC ने या यूनिवर्सिटी ने मेरी उम्र के हवाले से पेश की है। अच्छा सर, कहते हैं लोग कि हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, हर कामयाब मर्द के पीछे। आपके पीछे किसका हाथ है? कैसे जो है वो हौसला मिला कि 80 साल की उम्र में जो है पीएचडी कर लेनी है? मेरे पीछे डॉक्टर तौसीफ अहमद खान का हाथ है, इसलिए कि मेरी बीवी का 2002 में इंतकाल हो चुका था और डॉक्टर तौसीफ अहमद खान ने एज ए मेंटोर, एज ए टीचर, और मुझे MA के ज़माने से ही, जो कि 97, 96 वगैरह की बात है, जब से ही कहना शुरू किया था यार तुम्हें PhD ज़रूर करना। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, इस उम्र में लोग अक्सर हिम्मत हार जाते हैं, कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं, बेड रेस्ट पे चले जाते हैं। आप PhD जब आपने की, जब आप यूनिवर्सिटी जाते थे, क्लास फेलोज थे, उनका रिएक्शन क्या होता था, क्या रिएक्ट होता था, क्या कहते थे? और आप जब PhD कर लिए तो अब कैसा रिएक्शन होता है? PhD में मेरे ख्याल में सबसे सीनियर उम्र के एतबार से मैं ही था। नॉर्मली मुझे ही चाय पिलानी पड़ती थी, इसलिए कि सबसे बड़ा मैं था। सही। बल्कि बाज़ असातिज़ा, बाज़ जो टीचर्स थे, मैं उनसे भी उम्र में बड़ा था। लेकिन मेरे साथ एक एडवांटेज था। मेरे साथ एडवांटेज ये था कि मैं उनसे भी पहले, जब उन्होंने पढ़ा था, मैं उस वक्त प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट था। मैंने 63 से जर्नलिज्म में प्रैक्टिस करनी शुरू की थी, छोटी मोटी रिसालों में, इधर उधर मुख्तलिफ इदारों में। कहीं से पैसे मिले, कहीं से नहीं मिले, जैसी सूरत हाल भी हुई वो मैंने शुरू की। इस वजह से मैं निस्बतन उनसे एक लिहाज से सीनियर था, इसलिए कि जब मैं उन्हें बताता था कि मैंने 63 में मैट्रिक किया है, तो उनमें से आधे तो वो थे जो 63 में पैदा ही नहीं हुए थे। सर, तकरीबन आपकी 80 साल उम्र है, कहीं सियासत का हिस्सा भी रहे हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तालिबे इल्मी के दौर में तो मैं बेइंतहा रहा हूँ, और 2-3 दफ़ा तो मैं बाकायदा जेल भी गया हूँ। बाकायदा हुकूमत की तरफ से मुझे डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के तहत गिरफ्तार किया गया है, और एक जो मशहूर ज़माना लोग कहते हैं, मेरे नज़दीक तो बदनाम ज़माना जो एक्ट है, उसके तहत भी मैं गिरफ्तार रहा हूँ। लेकिन मुझे हमेशा रियायत जो है वो मिली है अदालतों के ज़रिए। ज़्यादातर सिंध हाई कोर्ट ने मेरी बेल्स ली हैं या मुझे रिलीज़ करने का ऑर्डर किया। आप बीमारी में भी मुब्तला रहे, लेकिन हिम्मत ना हारी। असल में ये बीमारी का मसला ऐसा है, मेरे वालिद चूँकि डॉक्टर थे, इसलिए मेरे लिए मरीज़ रहना कोई अहम बात इतनी नहीं थी, इल्ला ये कि मैं हॉस्पिटल में दाखिल हो जाता और वहाँ पे इलाज होता रहता था। तो जैसे आम लोग होते हैं ना कि डॉक्टर से डरते, मैं तो खुद डॉक्टर की औलाद था और डॉक्टर का भाई था और डॉक्टर का साला था। तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं, अपनी जो तकलीफ़ और परेशानी उस सिलसिले में हुई वो अपनी जगह पर है। सर, नौजवानों के लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम है? तालीम को किसी सूरत में मत छोड़ो। तलबल इल्म उतलबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद, यानी पंगोड़े से लेकर कब्र तक इल्म ज़रूर हासिल करो। सर, PhD तो कर ली है, आगे क्या सोचा हुआ है? अभी तो भाई रिजल्ट आया है, इरादा ये है कि मैं पढ़ाना जारी करूँगा। अगर मुझे वैसे कहीं बाकायदगी से कोई काम नहीं मिला, अपने तौर पर लोगों को ट्यूशन देना या अपने सब्जेक्ट में। और मैं चूँकि डुअल टाइप का एजुकेशन है मेरे पास, बल्कि अगर आप और माने तो मेरे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अलग सा डिप्लोमा भी है, जो मैंने कराची यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन में किया है। लिहाजा मेरे लिए ये तीनों सब्जेक्ट जो है ना, कोई नए सब्जेक्ट नहीं।
सर मुझे ये बताएं, दोबारा क्या सियासत में भी एंट्री मारेंगे? नहीं, पाकिस्तानी सियासत तो इस हद तक गंदी हो गई है कि इसका नाम लेते ही आदमी को कै होने लगती है। आखिर क्यों? उसकी वजह यह है कि जो हमारे सियासतदान हैं वो बुनियादी तौर पर सिर्फ मफाद परस्ती पर है। बेहतरी कैसे आएगी सर? बेहतरी का जरिया सिर्फ एक है, उनको अलग करने वालों को तालीम के जरिए से बताया जाए कि ये क्या करते हैं। कुछ चंद आपकी नज़र में हो कि ये कुछ हद तक बेहतर हैं, कि कुछ बेहतर फैसले कर सकते हैं? ये कहना मुश्किल है। इस तालाब में सब एक ही जैसे है। सर कोई मैसेज दे दें, कोई पैगाम दे दें, क्या पता आपके मैसेज और पैगाम से कुछ बेहतरी मुतवक्का हो मैं सर। तो सीधी सी बात कहता हूँ कि बच्चों की तालीम, जो कि इस वक्त हमारे मुल्क में 50% बच्चे तालीमी इदारों से बाहर हैं, उन्हें तालीमी इदारों में लाओ। डिफेंस का बजट कम करो, एजुकेशन का बढ़ाओ, और चीज़ों का बढ़ाओ, हेल्थ का बढ़ाओ, और उसी के ज़रिए से एक हेल्दी माशरा, एक हेल्दी समाज कायम हो सकता है।